हाय एवरीवन, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ये चेंजिंग ट्रेडिशंस एनसीईआरटी का चैप्टर है जिसमें हमें यूरोप की हिस्ट्री समझनी है कि यूरोप में चीज़ें कैसे चेंज हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि ग्रेट एम्पायर्स के बारे में ये चैप्टर में पूरे में बात होने वाली है कि जो ग्रेट एम्पायर्स हैं वो ग्रो कर रहे थे 9th सेंचुरी तक। ठीक है, एशिया सॉ द राइज ऑफ एम्पायर्स, नोमैडिक ट्रेडिशंस और अर्बन ट्रेडिंग नेटवर्क्स। दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमैड्स कौन होते हैं? एक छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स जो कि एक जगह पे रुकते नहीं हैं, जिनका कोई स्ट्रक्चर्ड फैमिली स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, और कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, नॉट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नोमैड्स वो होते हैं। तो नोमैडिक ट्रेडिशंस और अर्बन ट्रेडिंग नेटवर्क्स की वजह से एम्पायर्स एशिया में बढ़े हैं। राइट, इजिप्शियन, एसाइरियन, मौर्यन जो पहले एम्पायर्स हुआ करते थे, द मैकेडोनियन, रोमन, अरब एंड मंगोल एम्पायर्स वर कॉन्टिनेंटल और ट्रांस कॉन्टिनेंटल इन नेचर। यानी कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट रीजन्स ये कवर करते थे या इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता था। राइट, while these empires often appeared suddenly, they were the result of long term internal changes in their core regions। तो एक फैक्टर ये है कि इंटरनल चेंजेस जो हैं वो काफ़ी टाइम तक पीपल वर प्रोटेस्टिंग एंड उसका आउटकम हुआ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जो आपको ग्रेट एम्पायर्स देखने को मिले। राइट, सो एशिया में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्केल के एम्पायर्स एंड सडन अराइवल, जिसमें आपको वेस्टर्न यूरोप की हिस्ट्री अब पढ़नी है। दैट इज द वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, जिसमें फ्रांस, स्पेन, ठीक है, यूके, ये सब आते हैं। तो नीदरलैंड्स, डेनमार्क, है ना। अ स्लो ट्रांजिशन ऑकर्ड मूविंग अवे फ्रॉम मिडाइवल ट्रेडिशंस टूवर्ड्स मॉडर्न स्ट्रक्चर्स। अब क्या थे ये मॉडर्न स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटीज़ के? तो सोसाइटीज़ के मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं साइंस, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी, SGT, साइंस, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आगे आने लगी, रिलीजियस बिलीफ से हट के सोचने लग गए ये लोग। ठीक है, यानी जो चर्च है कहीं ना कहीं उसके चीज़ों को चैलेंज फेस करना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ साइंस। गवर्नेंस, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आने लगा, सिविल सर्विसेज, पार्लियामेंट, लीगल कोड्स, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपर होने लगा। टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होने लगी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में। ये सारे इंटरनल चेंजेस जो थे, दे वर द ग्रेट फोर्सेज ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं दैट एक्सप्लेन द ग्रेट फोर्सेस, है ना। पूछ सकता है आपसे, एक्सप्लेन द ग्रेट फोर्सेस दैट लेड टू एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, that led to expansion of empire. So you should remember this. After this, very important point is कि फ्यूडलिज्म बढ़ रहा था। नाउ व्हाट इज फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म का मतलब ये है लैंडलॉर्डिज्म। देयर इज अ लैंडलॉर्ड और ये रेंट पे देगा। ठीक है, ये इस पे आपको वर्कर की तरह रखेगा। तो पोस्ट रोमन एडेप्टेशन, वेस्टर्न रोमन जब एम्पायर 5th सेंचुरी में ख़त्म हुआ तो ट्राइब्स जो हैं उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से मोल्ड करना स्टार्ट किया। रोमन एडमिनिस्ट्रेशन को समझा और अपनी नीड के हिसाब से मोल्ड कर दिया। राइट, कैसल्स और मैनर हाउसेस के अराउंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लग गया, विच मीन्स देयर वाज अ कैसल और इसके चारों अराउंड जो लैंड है इसमें एग्रीकल्चर होगा। सोशल हायरार्की बन गई। लॉर्ड्स वो हैं जो जिनकी ज़मीन है, they are the owners. Peasants are the ones who cultivated the crops. Peasants are the ones who cultivated the crops. Vassals are the lords who pledged loyalty to even greater lords. So there is four, let us say, lords, and then there is this chief among them, and he is called as the vassal. So when you understand all of this, you get to know कि अच्छा इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि सोशल स्ट्रक्चर में आपको ये टर्म्स याद होने चाहिए। लॉर्ड्स, पीजेंट्स जिनको सर्फ्स कहा जाता था, और वैसल्स। अब ये तो हो गया कि हाउ वाज द सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड। कोई आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको उसमें ये तीन नाम लिखने हैं, लॉर्ड्स,
सर्फ्स और वैसल्स। अब इन सब के बीच में उनका रिलीजन कहाँ पे है, व्हाट इज द रोल ऑफ द चर्च? तो कैथोलिक चर्च इस हायरार्की को सपोर्ट करता था क्योंकि उसके खुद के पास वास्ट लैंड्स थे। आप देख सकते हैं लॉर्ड्स की पोजीशन ऊपर है। इट प्रोवाइडेड मॉरल गाइडेंस एंड अ सेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ इन एन एरा ऑफ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कॉमर्स, टाउन्स एंड क्रूसेड्स के बारे में आप बात करते हैं। क्रूसेड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। 9th सेंचुरी तक कौन से टाउन्स देखने को मिले? आइक्स और लंदन, रोम एंड सिएना। ये चार नाम याद रखिएगा, आइक्स, लंदन, रोम और सिएना। ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है इस समय? हम बात कर रहे हैं 9th सेंचुरी की। कौन से रीजन की? हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की। 12th सेंचुरी ऑनवर्ड से वेनिस और जिनेवा से ट्रेड एंटरप्रेन्योर्स आने लगे और इन लोगों ने मुस्लिम स्टेट्स के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया। यानी 12th सेंचुरी में आप देखेंगे दिस 12th सेंचुरी बिकेम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 12th सेंचुरी बिकेम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, उसको बाइजेंटीन बोलते थे। तो कोई आपसे पूछेगा वन लाइनर में बाइजेंटियम क्या है, तो आप बोलोगे ईस्टर्न रोमन एम्पायर। यू सी, हम वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि आपस में ट्रेडिंग बढ़ चुकी थी। ठीक है, मुस्लिम सेंचुरी में 12th सेंचुरी में मुस्लिम से और बाइजेंटीन एम्पायर से ट्रेडिंग बढ़ चुकी थी। इसमें क्रूसेड्स कहाँ से आते हैं? तो क्रूसेड्स का मतलब था कि जो होली प्लेसेस है उनको फ्री करना है। यूरोपियन किंग्स जो थे उन्होंने मेडिटेरेनियन लिंक्स निकाली जिससे ट्रेड भी सिमुलेट हुआ और क्रूसेड्स होली वॉर्स थे। पॉपुलेशन ग्रोथ वाज आल्सो देयर इन यूरोप, फ्यूल ट्रेड फेयर्स एंड पोर्ट एक्टिविटीज इन द बाल्टिक एंड द नॉर्थ सीज। तो ये जो पूरा सेंचुरी है ये आपको प्रमोशन ऑफ ट्रेड सेंटर्स से दिखाई देगा। प्रमोशन ऑफ ट्रेड सेंटर्स एंड पोर्ट एक्टिविटीज, आपको ये याद रखना है। जिसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि 9th सेंचुरी से आते आते 12th सेंचुरी में क्या हुआ? कॉन्टैक्ट्स। किसका? वेस्ट का ईस्ट के साथ कॉन्टैक्ट, वेस्ट का मुस्लिम रीजन्स के साथ कॉन्टैक्ट। तो ये 9 to 12th सेंचुरी का देखेंगे कि ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स स्टार्टेड टू ग्रो। दिस इज वन वेरी यूनिक फीचर ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन सिस्टम। 14th सेंचुरी में आते आते क्या हुआ? अब 14th सेंचुरी का पीरियड देखा जाता है रेनेसा का। रेनेसा में आपका देखिए शिफ्ट फ्रॉम अ प्री ऑक्यूपेशन विद द आफ्टर लाइफ टू रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। अगले जन्म में क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, वो बात की बात है। इस समय रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड वंडर्स ऑफ द लाइफ इटसेल्फ, प्रेजेंट पे फोकस करो। ये पूरा फॉर्मेट थॉट का चेंज हुआ 14th सेंचुरी में, राइट। इस्लामिक आर्ट एंड लिटरेचर में ग्रीक आइडियाज एंड आर्ट फ्लोइंग थ्रू द बाइजेंटीन ट्रेड। तो जो ग्रीक कल्चर है, जो ग्रीक वैल्यूज है, वट एवर आर द ग्रीक वैल्यूज, दे स्टार्टेड टू स्प्रेड टू द ईस्ट, अगेन द सेम रीजन्स, and that created sculptors, writers and painters, in Italian towns. So you will see Italy became the hotspot of craft. ठीक है, Italy became the hotspot of craft. Now all of this was happening in which century? 14th century. So this is the 500 period का time scale. Now this period was the age of discovery, wealth, the lure of the spice trade and new scientific curiosity led to the age of discovery. ये सारे शॉर्ट नोट्स हो गए आपके लिए इन सभी टॉपिक पे। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको 2 पॉइंटर की तरह 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की तरह आपसे पूछा जा सकता है, राइट। पोर्टुगल और स्पेन, 2 कंट्रीज याद रखना है, पोर्टुगल और स्पेन। ये अफ्रीकन कोस्ट से उतर के इंडिया आ गए केप ऑफ गुड होप में, बोथ पोर्टुगल एंड स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492, वास्को ड गामा 1498। रिमेंबर द ईयर्स, 1492 1498। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा।
1492 1498। क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज की तरफ गया, वेस्टर्न रूट ढूंढते हुए, इंडिया का वेस्टर्न रूट ढूंढते हुए, और वास्को ड गामा कैलिकट आया। ही अराइव्ड इन he arrived in Calicut. Okay, trade monopolies in the Indian Ocean. Okay, this is what you need to remember. So, age of discovery. What discovery? Age of discovery led to new trade routes, led to Mediterranean influence reach Indian Ocean. This also helped them to reach across Atlantic Ocean. Okay, Atlantic Ocean. And that is how they discovered the Americas, and that is how they discovered the India. So, Christopher Columbus, 1492, Age of Discovery is related to this, and the motivation was wealth, spice trade, and new scientific curiosity. क्योंकि आप देखना, आपने देखा कि यहाँ पे रिलीजन से हटके अब ह्यूमनिज्म पे लोग आने लग गए। ठीक है, कल्चरल एनकाउंटर्स और कोऑपरेशन क्या हुआ? तो एनकाउंटर्स वरंट ऑलवेज हॉस्टाइल, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज काफ़ी हुआ है, यानी कि सपोर्ट किया है लोगों के लिए, ट्रांसलेशन किया है लोकल टेक्स्ट को, लोकल चीज़ों को, राइट। सो हियर यू विल फाइंड इट इज़ रिटन दैट हसन अल वज़न, नाउ अगेन ये आपको एमसीक्यू के लिए, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए, ये आपको मैच द कॉलम के लिए, ये सब जो फैक्ट्स हैं ये याद करते चलिए, इनको नोट करते चलिए कि ये नाम इंपॉर्टेंट है, हसन अल वज़न। इसको लियो अफ्रीकानस नाम की किताब लिखी, अ नॉर्थ अफ्रीकन जोग्राफर, जिसने पहली जोग्राफी लिखी अफ्रीका के लिए। पोप, यानी इसने चर्च की मदद करी और इसने जोग्राफिकल अकाउंट दिया अफ्रीका का, हसन अल वज़न। विल एडम्स, ये एक यूके का आदमी था जो जापानीज शोगुन, काउंसलर टू द जापानीज शोगुन तोकुगावा इयासु का काउंसलर बन गया। आप देख सकते हैं विल एडम्स ईस्ट गया, जापान गया, और हसन अल वज़न ने पोप के लिए किताब लिखी। डोना मरीना, एन एस्टेक वुमन हु इंटरप्रेटेड फॉर नेगोशिएटेड विद द स्पेनिश कॉन्करर कॉर्टेस। डोना मरीना इज रिलेटेड टू कॉर्टेस। What is the impact of the encounter? There are varied perceptions. In Asia, इंडिया चाइना के लिए यूरोपियंस वर जस्ट ट्रेडर्स, उनको वर्ल्ड व्यू में कुछ कंट्रीब्यूट करना उनके लिए, मतलब देवर यूरोपियंस वर नॉट दैट सिग्निफिकेंट टू देम। जापान में क्विक अडॉप्शन ऑफ यूरोपियन टेक्नोलॉजी, जैसे मास प्रोडक्शन ऑफ मस्कट्स, ओके, द गन्स, ओके। यूरोपियंस वर यूज्ड बाय एनिमीज ऑफ द एस्टेक्स टू चैलेंज पावर। European diseases killed over 90% of the population in some areas by the end of 16th century. So Europeans also brought along with them diseases that people were not able to survive. The church encouraged both the study of new cultures and aggressive attacks on those deemed unchristian. So it was the church who was creating conflicts. Okay, so this is the impact of the encounter, and this is the Renaissance period. In the Renaissance period, there are old established dogmas, ठीक है, old established dogmas, and these are always supported by the church. But then there is the age of discovery, where people are thinking, questioning the rationality of the church. There is the growth of science, and these two thought processes influenced the entire Europe, in particular the Western Europe. So here, this is the best table format presented to you, okay, where you will find in the 5th century, post-Roman transition, Western Roman Empire टूटा, tribes adapt Roman administration to local needs. Followed by this, in the 9th century, there is this rise of feudalism. So मैच द कॉलम में क्योंकि टाइम पीरियड पूछा जाता है, इसीलिए आपको इस तरीके से लिख के दे दिया है कि राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर, जैसे चार्ल मैग्ने, ये क्या था, ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सेंटर्स ऑफ मैनर्स एंड कैसल्स बढ़ते गए। 11th सेंचुरी तक इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, रूरल ग्रोथ होती रही।
गांव खेड़े में विकास होता रहा, चर्च एंड रॉयल्टी मर्ज रोमन इंस्टीट्यूशंस विथ ट्राइबल रूल्स। 12th सेंचुरी तक कॉमर्शियल एक्सपेंशन हुआ, अर्बन ट्रेड सेंटर्स बने, वेनिस जेनेवा से ट्रेड स्टार्ट हुआ, क्रूसेड्स यूरोप को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता गया। 14th सेंचुरी में रेनेसा हुआ, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम द आफ्टर लाइफ टू ह्यूमैनिटी। 15th century led to the age of discovery, where Spaniards and Portuguese pushed for sea routes to India, the, the beginning of global transoceanic voyages. 16th and 17th century led to global encounter and modernity, emergence of scientific knowledge, civil services, parliaments, devastating biological impact in the Americas because of European expansion. So this is the time period, and you see, please write it down. This will always help you to formulate answers. This will help you in fill in the blanks, true or false questions. ठीक है, जहाँ पे वो फैक्ट को चेंज कर देंगे, इस टाइम पीरियड को चेंज कर देंगे। अब कुछ टर्म्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो प्रॉपर वन लाइनर की तरह पूछेंगे तो वो भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग में अगर आ जाएगा तो इस तरह के टर्म्स है, जैसे मोनार्क मतलब सुप्रीम लीडर, प्रोवाइड लैंड टू द ग्रेट लॉर्ड्स इन एक्सचेंज फॉर लॉयल्टी एंड मिलिट्री सपोर्ट। ग्रेट लॉर्ड्स या वैसल्स कौन है? ये लार्ज टेरिटरीज मैनेज करते हैं, लैंड ओनर्स हैं, और राजा को मिलिट्री सर्विस देते हैं। लॉर्ड्स ऑफ द मैनर कौन है? ये लोकल अथॉरिटीज हैं, राइट। कैथोलिक चर्च स्पिरिचुअल एंड लैंडेड पावर है, ओन्ड लैंड एंड गाइडेड मॉरल कोड्स, gave people sense of purpose in a world with low life expectancy. Peasants या serfs laborers हैं, सबसे नीचे हैं, who cultivated on the land and provided services to the loyalty to the vassals. ठीक है, what are the regions where they had influence, major impact or outcome? So if you talk about the Americas, okay, in Americas Europeans were seen as threats. Okay, they were seen as enemies of the Aztecs. Aztecs were the local American. ठीक है, जापान की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जापान। इट वाज व्यूड एज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। viewed as source of technology and trade. Now that led to rapid expansion of muskets. विल एडम्स का नाम आपको याद रहेगा, जापान से रिलेटेड है। इस्लामिक लैंड्स में इनको ट्रेडर्स की तरह देखा गया, इंडिया एंड चाइना में मर्चेंट एडवेंचरर्स देखा गया, अफ्रीका में इनको सोर्स ऑफ जोग्राफिक एंड कल्चरल नॉलेज फॉर यूरोप देखा गया। हसन अल वजल का नाम सामने आता है। अब 14th सेंचुरी में क्राइसिस और कंसोलिडेशन दोनों ही चल रहा था, यानी पॉलिटिकल एम्पायर तो बढ़ रहा था, लेकिन न्यू एरियाज के साथ न्यू क्राइसिस भी बढ़ रही थी। ब्लैक डेथ एपिसोड बहुत फेमस है, 1347, इजी टू रिमेंबर है, 1347 से 1351, 4 साल। एशिया में ओरिजिनेट हुई। द प्लेग वाइप्ड आउट नियरली 1/3 ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन एंड डेवास्टेटेड इजिप्ट। This created massive labor shortage, leading to peasant revolts in France 1358 and Britain 1381. ठीक है, ये है आपका द ब्लैक डेथ। वाइप आउट हाउ मच पॉपुलेशन? 1/3 ऑफ यूरोप पॉपुलेशन। द 100 years ऑफ वॉर, इसी के दौरान चल रहा था, 1337 से 1453 के बीच में वॉर चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, 1337 से लेके 1453 के बीच में। द राइज ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल नाइट्स। द राइज ऑफ एस्टेक्स एंड विजयनगर। इंडिया में इस समय कॉन्टेम्पररी एम्पायर था विजयनगर। While Europe struggled with plague, the Aztec Empire founded Mexico, Tenochtitlan, ठीक है, ये याद रखना है।
एंड विजयनगर एम्पायर रोज इन द सदर्न इंडिया एज अ मासिव सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर एंड ट्रेड. कल्चरल माइलस्टोन, जॉफ्री चौसर रोट द कैंटरबरी टेल्स, इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज स्टैब्लिश किया जॉफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स. ये लिखी गई है 1388 में. सो द ईयर्स आर इंपॉर्टेंट, द एपिसोड्स एज फैक्ट्स. नाउ दे कैन बी 1 मार्कर, दे कैन बी 2 मार्कर. इसमें 2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देंगे आप. ब्लैक डेथ क्या है, एस्टेक्स कौन थे, ठीक है, जॉफ्री चौसर के बारे में पॉइंट पूछ दे, 100 ईयर वॉर्स के बारे में पूछ दे. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब इस तरह के नोट्स में आपको ईजिली you will be able to figure out the facts and you will be able to write down your own notes and answers. Even if that not, you can continuously go through these topics again and again. और आपका जो कहते हैं ना सब्जेक्ट पकड़ है, एमसीक्यू के पॉइंट पे, फैक्ट के पॉइंट पे, एक्सप्रेशन के पॉइंट पे जो पकड़ है वो बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. सो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड से अब हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को.